नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनी, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास पढ़ेंगे और उसका पेपर पहला फर्स्ट और ये क्लास इसकी पहली ही है। इससे पूर्व हमने 4-5 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आपके अलग अलग टॉपिक थे, वो मैं समझा चुका हूँ। अब हम जो नया टॉपिक ले रहे हैं उसमें आपके हैं रोलेट एक्ट, क्लियर। और इसके आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी बात हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनरली रोलेट एक्ट के बारे में मैं जनरली बता देता हूं, उसके बाद हम इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। रोलेट एक्ट 1914 के बाद 1914 से लेके 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के मध्य। तो इंग्लैंड की ओर से भारतीय भी सहयोगी थे। वह सहयोग इसलिए कर रहे थे कि इंग्लैंड वासी भारतीयों को स्वतंत्रता देंगे। क्लियर। जनरली प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड और उनके जो मित्र थे वो जीत गए। क्लियर। इसके बाद जब भारतीय जनमानस पर इंग्लैंड ने किसी भी प्रकार की कोई रियायत न दी, बल्कि एक नया एक्ट थोप दिया गया। इसे सिडनी रोलेट ने बनाया, इसीलिए इसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। सिडनी रोलेट क्लियर। इस एक्ट के अंतर्गत बात की गई थी बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, यानी किसी भी भारतीय को बिना कोई जानकारी दिए, बिना कोई कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जा सकता है और कितने समय तक उसको जेल में रखा जाएगा इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का ये कानून था जो भारत पर लागू कर दिया। तो भारत में लागू कर दिया तो इसका जगह जगह विरोध हुआ। विरोध में आंदोलन हुए। गांधी जी भी इसकी आलोचना कर रहे थे और पंजाब में कुछ लोग जलियांवाला बाग नामक स्थान पर भी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उस समय सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था, तो उनको छुड़ाने के बारे में सोच रहे थे। तो वहाँ पर जनरल को डायर ने आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें क्या पता कितने ही लोग मारे गए। ब्रिटिश आंकड़े कम बताते हैं, तो वही भारतीय जो इतिहासकार हैं वो उनके बारे में आंकड़े अलग देते हैं। तो ये एक प्रश्न है, पर ये बात तो बिल्कुल सही है कि जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में जो जनता आ रही थी उन पर जनरल ओ डायर ने गोलियां चला दी और कितने ही लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी शहीद हो गए। पंजाब में जलियांवाला बाग एक स्थान है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, जो इसके बाद में बताएंगे। पहले रोलेट एक्ट की बात कर लेते हैं। क्लियर। और रोलेट एक्ट से पहले क्या परिस्थितियां थी उनके बारे में जनरली चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। क्लियर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप तथा कार्यपालन प्रणाली में आमूल परिवर्तन हुआ। 1918 तक
कांग्रेस का नेतृत्व नरम दल के हाथ में रहा, अतः कांग्रेस के आंदोलनों का प्रभाव मध्यम शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। यानी कांग्रेस के जो आंदोलन है उनका जो प्रभाव है मध्यम शिक्षित वर्ग तक ही रहा। यद्यपि 1915 में बंगाल विभाजन के पश्चात 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल में भी एक आंदोलन हुआ, किंतु 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद वहाँ भी जन आंदोलन समाप्त हो गया। 1920 में कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में चला गया। यानी 1920 के बाद जो कांग्रेस का नेतृत्व है गांधी जी के हाथ में चला गया है 1920, क्योंकि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आंदोलन कांग्रेस का जो आंदोलन है वो किसके हाथ में आ गया था 1920 में? गांधी जी के पास, गांधी जी के पास आ गया। उन्होंने नेतृत्व में कांग्रेस के आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया, जिसे हम जन आंदोलन कह सकते हैं। यानी गांधी जी के हाथ में आंदोलन आने के बाद यह कांग्रेस का जो आंदोलन है मध्यम शिक्षित वर्ग से और नीचे जन आंदोलन तक पहुंच गया। वास्तव में राष्ट्रीय स्वाधीनता का संघर्ष 1920 से ही प्रारंभ हुआ था। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीति का इतिहास गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध है। यानी 1920 से बाद गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर? जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आने से पूर्व महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को सुविधा दिलाने के लिए वहां सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्हें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई थी। भारत में उन्होंने 1917 में सत्याग्रह करके भारतीयों को बलपूर्वक ब्रिटिश उपनिवेशों में मजदूरी करने के लिए ले जाने की पद्धति को बंद करवाया। यानी अंग्रेज भारतीयों से मजदूरी करवाने के लिए भारत ही नहीं अन्य देशों में भी भेज रहे थे। ये एक रीति थी, उसको भी गांधी जी ने बंद करवाया। यानी किसी को जबरदस्ती कहीं अन्य देश में काम करने के लिए नहीं ले जाया जाएगा। तथा चंपारण में नील की खेती में काम करने वाले मजदूरों को उनके मालिकों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। अगले वर्ष खेड़ा में किसानों को लगान में छूट दिलवाने के लिए कर नहीं आंदोलन चलाया और सफलता प्राप्त की। इसी वर्ष अहमदाबाद में नील मजदूरों को मांग के समर्थन में आमरण अनशन करके उनकी मांगें पूरी की। यानी अहमदाबाद में भी उन्होंने मजदूरों के साथ में आंदोलन किया और आमरण अनशन किया और मजदूरों की मांगों को मानने के लिए ब्रिटिश सरकार को बाध्य किया। महात्मा गांधी गोखले के विचारों से प्रभावित होने का कारण संवैधानिक सुधारों और सरकार को सहयोग देने के पक्ष में थे। यानी गोखले के विचारों पर चलने वाले थे तो वह संवैधानिक मार्ग अपना रहे थे और अंग्रेजों के सहयोगी थे। जिस समय वे भारत लौटे उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अतः उन्होंने इस अवसर पर भारत सरकार को पूर्ण सहयोग दिया। यानी ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग दिया। सूद के अनुसार, ऑथर है सूद, उनके अनुसार गांधी जी ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता में विश्वास करते थे और उसमें गर्व भी अनुभव करते थे। यानी ब्रिटिश नागरिकता, ब्रिटिश सहयोगी होने पर गर्व करते थे, विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने भारत सरकार को रंग रूटों की भर्ती तथा घायल व्यक्तियों की देखभाल के लिए भी अपनी सेवाएं समर्पित की। यानी गांधी जी ने आह्वान किया है कि अंग्रेजों का सहयोग कीजिए, इसलिए बहुत से रंगरूट सैनिकों की उन्होंने भर्ती की थी। युद्ध के पश्चात जो घायल हो गए थे उनकी सेवा की थी, तामीरदारी की थी। प्रथम महायुद्ध की सेवाओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पदक दिया। इस प्रकार गांधी जी ब्रिटिश सरकार के पूर्ण सहयोगी थे। इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वराज्य नहीं दिया। यानी गांधी जी ने जन आंदोलन, जो आम लोग थे उनको प्रेरित किया कि अंग्रेजों का सहयोग कीजिए, उनकी सैनिक सहायता कीजिए। उसके बाद भी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर भी अंग्रेजों ने गांधी जी की
जो मन की बात थी यानी स्वराज्य की बात थी वो नहीं पूरी की, यानी भारतीयों को स्वराज्य नहीं दिया। इससे गांधी जी को निराशा हुई, लेकिन गांधी जी ने अपने सहयोग की नीति नहीं छोड़ी। भले उन्होंने स्वराज्य नहीं दिया हो, फिर भी गांधी जी ने उनके सहयोग की नीति को नहीं छोड़ा। 1919 के सुधार अधिनियम में सभी राष्ट्रवादी असंतुष्ट थे, लेकिन गांधी जी परिरक्षण के तौर पर उसे कार्यान्वित करने के पक्ष में थे। उन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया के एक अंक में लोगों से अपील की कि इन सुधारों को सफल बनाने के लिए कार्य करें। यानी अभी तक गांधी जी सहयोगी ही थे, भले उन्होंने स्वराज्य नहीं दिया हो, पूरा कांग्रेस 1919 के सुधारों का विरोध कर रहा हो, पर गांधी जी ने कहा कि इनको भी लागू किया जाए और ब्रिटिश का सहयोग किया जाए। किंतु इसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिससे गांधी जी सहयोगी से असहयोगी बन गए। ये घटनाएं प्रमुख थी, जिनमें प्रमुख पहली घटना है रॉलेट एक्ट। क्लियर? यानी गांधी जी यहाँ तक तो सहयोगी थे, उसके बाद वह सहयोगी से असहयोगी बन गए। तो हम अब देखेंगे रॉलेट एक्ट। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी दल अत्यधिक सक्रिय हो गए थे। इनको कुचलने के लिए सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम, युद्ध समाप्त हो चुका था, इस अधिनियम की अवधि भी समाप्त होने वाली थी, किंतु अंग्रेज नौकरशाही क्रांतिकारियों तथा उग्र विचारों के राष्ट्रीय नेताओं को दबाने के लिए इस कानून को किसी न किसी रूप में रखना चाहती थी। यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेजों का काम हो गया, किंतु भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, जो लोग थे, उनको किसी न किसी प्रकार दबाने के लिए भारत रक्षा अधिनियम जारी रखना चाहती थी। अतः अंग्रेज सरकार ने 1918 में न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसे क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकथाम करने के उपाय बताने को कहा था। यानी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन की और उसे ये कहा गया कि आप एक विचार दीजिए, एक मत दीजिए, जिससे ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है उनको अंकुश कर सके। क्लियर? इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 को भारत सरकार ने 2 विधेयक प्रस्तुत किए। यानी 2 बातें उनके सामने रखी, विधेयक प्रस्तुत किए, जो पारित होने के बाद रॉलेट एक्ट के नाम से विख्यात हुआ। यानी वह पारित कर दिए गए और वह रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र होने पर उसे बंदी बनाया जा सकता है। यानी मात्र संदेह है, किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह है तो उसे बंदी बनाया जा सकता है। रॉलेट एक्ट में क्या था? किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह है तो उसे बंदी बनाया जा सकता है और बिना मुकदमा चलाए चाहे जितने समय तक जेल में रखा जा सकता है। यानी संदेह मात्र होने पर उसमें मुकदमा चलाया जा सकता है और उसकी इच्छा हो, उस इच्छा के विरुद्ध अंग्रेजी इच्छा के अनुसार उसे कितने भी समय तक जेल में रखा जा सकता है। क्लियर? अथवा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता है। यानी गुप्त रूप से मुकदमा भी चलाकर उसे दंडित भी किया जा सकता है। क्यों किया गया? क्योंकि संदेह है हमें क्या आप देश के जो रक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसके विरोधी हैं। बस संदेह मात्र पर उसका मुकदमा चला दिया और उसे केस चलाकर उसको दंडित भी कर सकते हैं, ऐसा कानून था। इस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश में कोई विशेष क्रांतिकारी आंदोलन भी नहीं चल रहा था। अतः इस प्रकार के कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी इस प्रकार के कानून बनाने की वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः विधेयक पारित प्रस्तावित होते ही गांधी जी ने घोषणा की कि यदि ये कानून पास कर दिए तो कानूनों का विरोध करने के लिए सत्याग्रह करेंगे। यानी गांधी जी ने भी चैलेंज कर दिया, कह दिया कि अगर इस प्रकार का अगर कोई कानून बनेगा तो उसका विरोध हम करेंगे।
सरकार अपनी तानाशाही कब छोड़ने वाली थी? यानी कितनी ही बातें कह दो, ब्रिटिश सरकार कौन सी अपने बात मानने वाली थी? भारतीयों की बात नहीं मानने वाली थी, वह तो तानाशाही सरकार थी। सरकार ने भारतीय नेताओं के विरोध की उपेक्षा की और 21 मार्च 1919 को इस अधिनियम को लागू कर दिया। यानी कब कर दिया? 21 मार्च 1919। को रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। यानी अब यह कानून बन गया। संदेह मात्र होने पर किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जा सकता है। कितने समय तक डाल दिया जाता है जाएगा और उस पर मुकदमा चलाकर उसको दंड भी दिया जा सकता है। ऐसा कानून ब्रिटिश सरकार ने पारित कर दिया 21 मार्च 1919 को। आगे देखिए, गांधी जी ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार इस कानून का विरोध करने का निश्चय किया। यानी गांधी जी ने भी अपनी पूर्व योजना के अनुसार इस कानून का विरोध करने का निश्चय किया। महात्मा गांधी ने लोगों को 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के लिए आह्वान किया। यानी 6 अप्रैल 1919 मार्च को वो लागू हुआ, अप्रैल को इसके विरोध करने के लिए देशव्यापी हड़ताल की आह्वान गांधी जी ने किया। 6 अप्रैल को सारे देश में हड़ताल रखी गई, जुलूस निकाले गए। दिल्ली में जुलूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। यूरोपीय सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाने की धमकी दी। स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी नंगी छाती उनके सामने कर दी। यानी इस कानून का विरोध करने के लिए दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी थे। ब्रिटिश जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि आप अगर आंदोलन करें तो आप पे गोली चला दी जाएगी, किंतु स्वामी श्रद्धानंद जी बिल्कुल ही डरे और नंगी छाती लेकर गए, चला गए। किंतु उस समय जुलूस पर गोली नहीं चलाई गई। जब जुलूस दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा तब उस पर गोली चला दी गई। इसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, कुछ अन्य लोगों के सख्त चोटें आई। लाहौर में भी गोली चली, पंजाब में भी उपद्रव हुए। पंजाब के उपद्रव का समाचार सुनकर तथा स्वामी श्रद्धानंद एवं पंजाब के लोकप्रिय नेता सत्यपाल का निमंत्रण मिलने पर गांधी जी 8 अप्रैल 1919 को दिल्ली की तरफ रवाना हुए। मार्ग में गांधी जी को सरकार का नोटिस मिला कि दिल्ली और पंजाब में प्रविष्ट ना हो। यानी सत्यपाल जी ने उनको इनवाइट किया कि आप आइए, गांधी जी चले उनसे मिलने के लिए दिल्ली पे, किंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रास्ते में ही नोटिस दिया कि आप दिल्ली और पंजाब नहीं जाएंगे। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया, अतः पलवल हरियाणा में गांधी जी को गिरफ्तार कर वापस भेज दिया। गांधी जी नहीं माने, चलने लगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया पलवल हरियाणा में और उन्हें वापस भेज दिया। क्लियर? ये रॉलेट एक्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, यानी संदेह मात्र होने पर व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। कितने भी समय तक जेल में रखा जा सकता है और उसे मुकदमा चलाकर दंडित भी किया जा सकता है। यानी कोई कारण नहीं है, मात्र संदेह मात्र पर, जो एक अनुचित व्यवस्था है। यह रॉलेट एक्ट आपके सामने। क्लियर? अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर? अभी तक तो हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग। यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो गिरफ्तारियां हुई थी उनका विरोध करने के लिए पंजाब में लोगों ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर सभाएं की। उस सभा पर गोलियां चला दी गई थी। इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्लियर? देखिए, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की खबर सारे देश में बिजली की तरह दौड़ गई। यानी जब पलवल हरियाणा में गांधी जी को गिरफ्तार किया था तो उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में बिजली की तरह दौड़ गई। अमृतसर में भी उत्तेजना फैल गई। जनता के असंतोष को व्यक्त न होने देने के लिए 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेता सत्यपाल और किचलू, डॉक्टर सत्यपाल
और किचलू। ये भी डॉक्टर ही थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया और अज्ञात स्थान पर भेज दिया। यानी गांधी जी को जो गिरफ्तार किया गया था, तो पंजाब में अमृतसर में भी ये जानकारी फैल गई थी। अतः उनके ही दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया पंजाब में और अज्ञात स्थान पर भेज दिया। इससे अमृतसर में उत्तेजना और फैल गई। भीड़ ने नेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की कोठी की तरफ बढ़ना शुरू किया। सैनिक अधिकारियों ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया और न रुकने पर गोली चला दी। यानी भीड़ चल रही थी मजिस्ट्रेट की तरफ कि हमारे दोनों नेता कहाँ हैं, किंतु वहाँ ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक थे उन्होंने उन पर भीड़ पर गोलियां चला दी। फलस्वरूप 2 व्यक्ति मारे गए। भीड़ ने मरे हुए व्यक्तियों को कंधे पर डालकर जुलूस निकाला। मार्ग में भीड़ ने नेशनल बैंक के भवन में आग लगा दी। यानी नेशनल बैंक था, उसमें आग लगा दी और एक यूरोपियन मैनेजर की हत्या कर दी। भीड़ ने कुल 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। कुछ भवनों को आग लगा दी थी। 10 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर ने उपद्रव नियंत्रण करने के लिए अमृतसर पहुंचे। यानी अब जो अमृतसर में जो घटनाएं घट रही थी, 5 अंग्रेज मारे जा चुके थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, बैंकों को आग लगाई जा रही थी। इसको स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जनरल डायर को अमृतसर भेजा। अमृतसर पहुंचे जनरल डायर। 12 अप्रैल को लोगों को धड़ाधड़ बंदी बनाने लगा। यानी डायर पहुंचते ही जो उपद्रवी थे उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने लगे जनरल ओ डायर। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन, यानी जलियांवाला बाग 13 अप्रैल, वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया। जनरल डायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, किंतु सभा का आयोजन किया गया। जनरल डायर ने कहा यह सभा नहीं होगी, किंतु लोगों ने यह सभा की। किंतु सभा पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस नगर में अच्छी तरह नहीं घुमाया गया और हजारों लोगों को इकट्ठा होने दिया। यानी यह सभा गैर कानूनी है, इस बात को लेकर कोई प्रचार नहीं किया गया और हजारों लोगों को इकट्ठा होने दिया। जब लोग इकट्ठा हो गए तब जनरल डायर ने 200 भारतीय सैनिकों और 50 अंग्रेजों सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचे। वह अपने साथ मशीन गन भी ले गया था। यानी 250 सैनिकों के साथ वह वहां पहुंचा और मशीन गन भी ले गया था, किंतु वह इस मशीन गन को अंदर नहीं ले जा सका क्योंकि जलियांवाला बाग का एक ही रास्ता था। वह भी इतना तंग था कि मशीन गन अंदर नहीं जा सकती थी। सभा में लगभग 8 से 10 हजार व्यक्ति उपस्थित थे। सभा की कार्यवाही पूर्णतः शांतिपूर्वक चल रही थी। क्लियर? इसमें केवल डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू और गांधी जी की रिहाई की मांग की जा रही थी। रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। यानी इसमें क्या बात हो रही थी सभा में? डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू और गांधी जी की रिहाई की बात कर रही थी और रॉलेट एक्ट पर चर्चाएं चल रही थी। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर 1650 गोलियां चलाई। उसने गोली चलाना तभी बंद किया जब तक गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया। यानी उन्होंने जनता को बिना चेतावनी दिए 1650 गोलियां चला दी और जब तक गोली चलाई जब तक कि पूरी गोलियां समाप्त नहीं हो गई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस गोलीकांड में 400 व्यक्ति मारे गए और 1 और 2000 के बीच व्यक्ति घायल हो गए। इसमें संदेह नहीं है कि घायल और मरने वालों की संख्या निश्चित रूप से अधिक थी। इस हत्याकांड से समस्त देश में असंतोष और घृणा फैल गई। सरकार और कांग्रेस पृथक इस कांड की जांच करने के लिए समितियां नियुक्त की। यानी जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह है, जैसे कि देखिए ये जलियांवाला बाग, क्लियर? इसमें प्रवेश करने का एक तंग मार्ग है बस, और चारों तरफ दीवार बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, पर इसमें प्रवेश करने की एक संकरा मार्ग है।
यहाँ पर यह सभा आयोजित की जा रही है, इसमें कुआं भी है और सभा आयोजित की जा रही है। क्लियर? इस प्रकार बहुत से लोग, हजारों लोग इसमें इकट्ठा थे। जनरल डायर 250 सैनिकों के साथ आया और यहाँ पर आ गया। आने के बाद मार्ग उसने अवरुद्ध कर दिया। अवरुद्ध करने के बाद निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं बचा और यहाँ पर 250 के लगभग सैनिकों ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और इतनी गोलियां चलाई जब तक उनके पास जो लाई गई गोलियां थी वो समाप्त नहीं हो गई। क्लियर? यानी अमृतसर के वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो एक विभत्स घटना थी जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी और वापस बदला लेने की बात कही जाने लगी। क्लियर? ये जलियांवाला बाग, यानी डायर जहां खड़ा हो गया अंदर ही और उसने गोलियां चलवा दी। क्लियर? और इसकी जांच के लिए अलग अलग कमीशन नियुक्त किए गए। सरकार की ओर से हंटर समिति नियुक्त की गई। सरकार की ओर से इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन, हंटर समिति नियुक्त की गई। हंटर कमेटी के सामने बयान देते हुए जनरल डायर ने स्वीकार किया कि उसने लोगों को तीतर बितर होने का आदेश दिया था, किंतु उस आदेश को देने के बाद 2 या 3 मिनट बाद में गोली चला दी। क्लियर? ये जनरल डायर को बुलाया गया हंटर कमीशन जो ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त की थी। तो हंटर ने कहा था मैंने लोगों को आदेश दिया था कि आप यहाँ से सभा को विसर्जित कीजिए, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने 2-3 मिनट बाद गोलियां चला दी उनको हटाने के लिए, तीतर बितर करने के। 2 या 3 मिनट में 8 से 10 हजार लोगों की भीड़ तीतर बितर नहीं हो सकती थी। हंटर समिति के एक सदस्य न्यायाधीश रेकिन ने डायर से पूछा, यानी हंटर जो कमीशन था उसमें एक व्यक्ति था न्यायाधीश रेकिन, उसने डायर से पूछा, जनरल क्षमा करना, क्या यह एक आतंक का रूप नहीं था? रेकिन ने पूछा डायर से कि क्षमा करना, यह एक आतंक का रूप नहीं था? प्रश्न कर रहा है डायर से। जनरल डायर ने उत्तर दिया, नहीं, यह भयानक कर्तव्य था जो मुझे पूरा करना पड़ा। मैंने सोचा कि मुझे गोलियां अच्छी तरह और खूब चलानी चाहिए ताकि और किसी व्यक्ति को दोबारा गोली चलाने की आवश्यकता ना पड़े। यानी यह एक कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया। मैंने लोगों को हटने की बात कही थी। रेकिन ने जब उनसे पूछा कि यह आतंकवादी का एक रूप नहीं था, पर उन्होंने अपना उत्तर दे दिया। नेक्स्ट आगे देखिए। अंग्रेज सरकार के ये अत्याचार अमृतसर नगर तक ही सीमित नहीं थे। लाहौर, गुजरावाला, कसूर तथा अन्य स्थानों पर भी ऐसे ही अत्याचार किए गए जो खून को जमाने वाले थे। जहां भीड़ को देखते ही उन पर गोली चला दी जाती थी। हवाई जहाज से बम गिराकर लोगों को मारा गया। भागते हुए लोगों के पीछे मशीन गन छोड़ी गई। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का उल्लंघन करने पर 300 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया। 15 को मृत्युदंड दिया गया। 6 को देश से निर्वासित कर दिया और अन्य को कैद की सजा दी गई। मार्च 1920 हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण को ठीक सिद्ध किया गया। जनरल डायर को केवल इतना दंड दिया गया कि उसे नौकरी से अलग कर दिया, यानी नौकरी से उसे अलग कर दिया, बस इतना दंड दिया। परंतु इंग्लैंड के समाचार पत्रों में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित किया। यानी अंग्रेजी जो समाचार पत्र है उनमें जो जनरल डायर ने जो कृत्य किया था उसे ब्रिटिश साम्राज्य का गौरव, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित किया गया। जो भारतीयों के जले पे नमक छिड़कने की बात कही गई थी, यानी एक तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था और दूसरी ओर उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक अंग्रेजी अखबारों ने बता दिया। ये भारतीय कहाँ सहन करने वाले थे। जनता ने उसके गुजारे के लिए चंदा इकट्ठा किया। यानी जब जनरल डायर को नौकरी से हटा दिया गया तो ब्रिटिश जनता ने उसके गुजारे के लिए चंदा इकट्ठा किया। यानी कितनी बड़ी बात कर दी। एक ऐसे हत्यारे को उन्होंने चंदा दिया
जो जिसे और ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और घोषित किया गया। ये बड़ी बात थी भारतीयों के लिए। इंग्लैंड की सरकार ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए की गई सेवाओं के लिए जनरल डायर को मान की तलवार, यानी अब ब्रिटिश सरकार ने भी उसे मान की तलवार घोषित किया, यानी यह हमारा सम्मान है, मान की तलवार घोषित किया गया और उसे 2000 पाउंड भेंट किए। इन सब बातों ने राष्ट्रवादियों के जले हुए हृदय पर नमक का काम किया, यानी इस तरह की जो घटनाएं घटी उससे जो भारतीय राष्ट्रवादी जो नेताएं थे उनको ये लगा कि ब्रिटिश सरकार एक तो हमें इतनी भयंकर हत्याकांडों को करवा रही है और जो कर रहे हैं उनको मान की तलवार, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का गौरव बताया जा रहा है। भारतीय जो राष्ट्रीय नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, इस बात को कहाँ सहन करने वाले थे। कहीं न कहीं उनके मन में द्वेष की भावना विद्यमान थी। कांग्रेस ने पंजाब के अत्याचारों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को दंडित देने व मृत व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। वहीं उत्तरदायी व्यक्तियों को जो भारतीय कमीशन बने थे उसने कहा था कि जो जो अधिकारी इसमें थे उन सभी को दंड दिया जाए, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिन जिन अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया या उसमें भाग लिया और लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, उन सभी को दंडित किया जाना चाहिए। और जो मृतक के जो परिवार हैं जो उसमें मारे गए थे जलियांवाला बाग में, उनके सभी परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। यह राष्ट्रवादियों की मांग थी, जो राष्ट्रवादी भारतीय कांग्रेस आदि की जो समितियां बनी थी, इन समितियों ने मांगी थी। सरकार ने इस मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, यानी ब्रिटिश सरकार के सामने भले ही भारतीय समितियां बनी और उन्होंने मांग की कि इस प्रकार कि उन्हें सहायता दे, किंतु अंग्रेज अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं देंगी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड करने के पश्चात भारतीयों की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। बोलते हैं ना, भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे उनकी स्थिति बहुत देश के प्रति अंग्रेजी सरकार के प्रति आक्रोश वाली बात हो गई थी कि उन्होंने हमारी बातें भी नहीं मानी और बल्कि जो जनरल डायर है उसको मान की तलवार, 2000 पाउंड और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का गौरव आदि उपाधियां दी गई, मान दिया गया और भारतीयों को उसमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई, जो भारतीय जनमानस के लिए एक बड़ी ही बात थी। अतः जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जनरली मैंने आपको बता दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। इसमें डॉक्टर सत्यपाल किसलू और गांधी जी को छुड़ाने की बात की गई थी। क्लियर, दो बातें हो गई। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किसलू और गांधी जी को छुड़ाने की बात की गई थी और इन तीनों को छुड़ाने के लिए एक जलियांवाला बाग नामक स्थान पर लोग इकट्ठा हुए हजारों की संख्या में। वहां पर जनरल डायर ने बिना कुछ कहे, चेतावनी दिए, लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई और जिससे हजारों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। और इसके विरोध में पूरे देश में एक क्रांतिकारी माहौल फैल गया, उन्माद फैल गया। नेक्स्ट, और ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का आयोजन किया गया और हंटर समिति के सामने डॉक्टर हंटर डायर से पूछा भी गया तो उसने यह एक कर्तव्य समझकर अपनी बात को रखी थी, किंतु ब्रिटिश सरकार ने डायर के विरुद्ध अभियोग लगाया और उसे नौकरी से अलग कर दिया। ये जनरली इनके बारे में बातें आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। तो आज मैंने आपको रॉलेट एक्ट, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, यह बात आपके सामने रख दी। दूसरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपके सामने रख दी है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। कौन कौन सी? एक तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, दोनों स्पष्ट रूप से बता दिया। अब अगर आपको इनमें अगर किसी प्रकार की और समझना हो तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।